कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ विलिंगली एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट अंडर द कंपनीज एक्ट, जहाँ पर कुछ लोग मिलकर एस्टेब्लिश करते हैं इसको अपनी मर्जी से प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मेन मोटिव तो देखो प्रॉफिट ही होता है। अब मैनी पर्सन्स जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल, मिलकर इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, इसीलिए उसको जॉइंटली इन्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोला जाता है। इसमें मेंबर्स के आए गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि बहुत मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर आ गया चला गया, दूसरा आ गया चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी आगे तक चलती रहेगी। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये काम करती थी। अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है जिसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। फीचर्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की क्या फीचर्स हैं? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, ये इनकॉर्पोरेटेड मतलब जिसको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जहाँ दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, इसलिए बोला गया इसको ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है। इसमें लिमिटेशंस देखिए, मिनिमम जो मेंबर्स है वो पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए, और जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, और प्राइवेट कंपनी में लिमिट है 200, और वो भी एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है, एक्चुअल में पर्सन नहीं है बट आर्टिफिशियली बनाया गया है उसको, और लीगल पर्सन है जो लीगली सारे काम कर सकती है, इसलिए इसको सिटीज़न नहीं है ये, ना ही इसको कोई फंडामेंटल राइट्स हैं, बट हाँ ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लीगली अपना काम कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये अपने नाम पर एसेट्स रख सकती है, किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है, और कोई इसके खिलाफ कर सकता है। परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये आगे तक मतलब चलती रहेगी, मेंबर्स आए गए इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आगे तक कंटिन्यू रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है जनरली देखा जाता है कि वो लिमिटेड ही होती है, उनके शेयर्स तक होने को अनलिमिटेड भी हो सकती है, बट मैक्सिमम जो होता है वो लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है। कॉमन सील, इसकी अपनी एक सील होती है, यानी एक स्टैंप होती है जिसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं, मिनिमम 2 के होने चाहिए, तो ये एक लीगल सील बन जाती है, और इसके थ्रू ये हो जाता है कि हाँ ये कंपनी के सिग्नेचर हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसमें जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, जो कैपिटल है वो डिफरेंट शेयर्स में बटी होती है, वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसका मतलब वो उस कंपनी के शेयर उसके पास हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, देखिए जो ओनर होते हैं वो मेनली शेयर होल्डर्स होते हैं, और जो मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टर्स के थ्रू किया जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर होते हैं वो दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो जो मैनेजमेंट किया जाता है वो डायरेक्टर्स के थ्रू किया जाता है, इनके द्वारा अपॉइंट किए गए, तो उनका अलग अलग होता है। ओनर्स चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, और डायरेक्टर्स चाहते हैं वो ज़्यादा मैनेजमेंट के लिए पैसा कमाए, इसीलिए इन दोनों में सेपरेशन होती है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। रिस्क बियरिंग, देखिए कम पर्सन होंगे तो वो रिस्क लेने में हिचकिचाएगा, कम पर्सन रिस्क ज़्यादा नहीं ले पाते, लेकिन इसमें ज़्यादा पर्सन होते हैं तो ये ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की मेरिट्स और लिमिटेशंस। वही मेरिट्स, लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी इनके शेयर्स तक लिमिटेड होती है। शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी, ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, ये एक बेनिफिट है। आपको अगर किसी टाइम पैसे की ज़रूरत है, आप किसी और को अपने शेयर्स दे दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। कंटिन्यूटी, ये एक लगातार चलती रहेगी, मतलब इसके मेंबर्स आए जाएं इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इसमें जो ग्रोथ और एक्सपेंशन है वो आगे आप कितना भी बढ़ा सकते हो, कितनी भी कैपिटल लगवा सकते हो, तो उसका फ़ायदा रहता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि एक्सपर्ट मैनेजर्स को अपॉइंट करती है, तो वहाँ पर एफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इतने मेंबर्स को अरेंज करना, उनका सिग्नेचर वगैरह लेने, फिर रजिस्ट्रेशन खुद में एक लंबी प्रोसेस बन जाती है, तो इसीलिए इसमें डिफ़िकल्टी आती है। लैक ऑफ सिक्रेसी, इसके अकाउंट्स को डिस्क्लोज़ करना पड़ता है, इसलिए लैक ऑफ सिक्रेसी होती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, देखिए जो शेयर होल्डर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो अलग होते हैं, मैनेज करने वाले और जो प्रॉफिट अर्न करने वाले वो अलग होते हैं, तो इसलिए मोटिवेशन की थोड़ी कमी रहती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि कंपनियां कुछ गलत ना करे, कुछ पब्लिक के लिए कुछ ऐसा ना हो कि पब्लिक को नुकसान हो, इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है इसके ऊपर। डिले इन डिसीजन, क्योंकि शेयर होल्डर अलग अलग जगहों पर रहते हैं, डिसीजन में इसलिए डिले रहता है, सबसे उनकी परमिशन लेना। ओलिगार्किक मैनेजमेंट,
मतलब क्या है इसमें ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब जो एक्चुअल जो मैनेजमेंट होता है वो कुछ के हैंड्स में होता है, कुछ शेयर होल्डर्स के हैंड्स में होता है, सभी तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए वो कुछ के हैंड्स में ही रह जाता है, वही अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स, अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब है हमारा टाइप ऑफ कंपनीज़। ये देखिए कंपनीज़ के क्या टाइप होते हैं। दो टाइप की होती है कंपनीज, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी करेंगे तो उसके बाद पब्लिक कंपनी अपने आप बहुत इजीली समझ आ जाएगी। प्राइवेट कंपनी देखिए, ए कंपनी हु शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक। ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स को आप जनरल पब्लिक को सेल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये 5 कंडीशंस हैं इनको फुलफिल करती हो। अगर एक भी फुलफिल नहीं होती है तो वो तुरंत की तुरंत पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट, रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफ़र शेयर। उसके मेंबर्स के शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। इसके मेंबर्स की संख्या है वो 2 से 200 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। प्रेजेंट बट हाँ, ये उनको काउंट नहीं करती किनको, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है और मेंबर्स भी रहे हैं, बट जो प्रीवियसली द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज इट्स मेंबर्स, जो पहले एम्प्लॉयज़ भी थे और मेंबर्स भी थे, बट अब वो एम्प्लॉयज़ नहीं रहना चाहते बट मेंबर्स रहना चाहते हैं। थर्ड, पुट अ बैन ऑन इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इनवाइट करने पर ये बैन करती है पब्लिक को कि उसके शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन भेजें। पुट्स ए बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट। सेम पब्लिक डिपॉजिट में सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती, उसके ऊपर बैन है। मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये है अमाउंट चेंज हो सकती है। तो ये देखिए, ये जो 5 कंडीशंस हैं हमारी, इन 5 कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो इमीडिएट इफेक्ट से ये एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। अब जो एक प्राइवेट कंपनी है उसको क्या यूज़ करना ज़रूरी होता है, उसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना ज़रूरी होता है और इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 217, जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, साफ सी बात है। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पब्लिक कंपनी के ऊपर नहीं होती। ये ट्रांसफ़र भी कर सकती है अपने शेयर्स को, ये इनवाइट भी कर सकती है पब्लिक को शेयर्स डिबेंचर्स के लिए भी और पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए भी। बट हाँ, जो इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज़ होती है, 5 लाख रुपीज़ होगी इसकी, और इसको लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है और इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। ये था हमारा टाइप ऑफ कंपनीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसके बाद आया है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की फॉर्मेशन, यानी एक कंपनी को बनाने के लिए मेनली जो है 3 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि ये एक लीगल एंटिटी है, इसको लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट करनी पड़ती है। मैंने अभी बताया कि ये फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए कंपनी को एस्टेब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसके अंदर 3 मेन स्टेप हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन या और रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, एंड देन कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट कर रहे हैं हम प्रमोशन। प्रमोशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए की जाती हैं। प्रमोटर होते हैं वो इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। अब इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। सबसे पहले एक नया आइडिया माइंड में आएगा कि हाँ, हम ये काम करना चाहते हैं। किसी एक पर्सन क्या आया, 2 क्या आया, 4 क्या आया, उन्होंने मिलकर ये आइडिया सोचा। फिर उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की, क्या हम जो काम करना चाहते हैं वो एक्चुअली में हम अवेलेबल करवा भी सकते हैं या नहीं करवा सकते, मार्केट में वो सब चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएगी। असेंबली डिफरेंट फैक्टर्स, अब जो उन चीज़ों के डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, उसकी जो सोर्सेज हैं वो सारे उनको देखना, उन सबको असेंबल करना। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, अब इन सब के लिए क्या हम फाइनेंस कैसे करेंगे, फाइनेंशियली कैसे, कैपिटल कहाँ से आएगी, ये सब सोचना, ये सारा प्रमोशन में आता है। और जो उसके एक्सपेंसेस हैं, सारे प्री एक्सपेंसेस जो होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के, वो सारे इसके अंदर आएंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। अब इसके अंदर जो मेनली है वो 4 स्टेप हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। इसके अंदर होता है रजिस्टर्ड ऑफिस टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951,
ऐसी अगर कुछ हम ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं, ऐसी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स करना, जैसे अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स, लीगल एडवाइज़र्स, टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना, सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, फिर रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन सेंड करना। फिर उसके बाद है हमारा डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार के पास जो डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं वो क्या होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आगे करवा रही हूँ आपको। इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, जो इसके प्रमोटर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको लेने होते हैं ये। प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद द मैनेजरियल पर्सनल, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कि हाँ हम ये करने के लिए एग्री हैं, हम कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब डॉक्यूमेंट जब फिल हो गई तो पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, उसके बाद जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है उसकी पेमेंट करना किसको, टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अकाउंट विद द RBI। रेट ऑफ फ़ी है वो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। आफ्टर ऑल दिस ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस CIN मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इशू कर दिया जाता है। जब आप फीस पे कर दी तो उसके बाद आपको ये एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा। इसके तुरंत बाद एक जो प्राइवेट कंपनी है और जो एक पब्लिक कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल, वो दोनों ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ जाता है। एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बट जो एक पब्लिक कंपनी है विद शेयर कैपिटल, उसको आगे फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मंगवाना होता है और वो भी कैश में ही होना चाहिए। और वो कितना होना चाहिए, 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू नेसेसरी टू गेट इन विद 120 डेज ऑफ द इशूइंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो उसके 120 डेज़ के अंदर आपके पास 90% उसका शेयर आ जाना चाहिए और वो भी किस में, कैश में आना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। एक पब्लिक कंपनी है विद शेयर कैपिटल, उसको ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अदरवाइज़ एक पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, अगर कंपनी है वो इशू करती है प्रोस्पेक्टस और इशू नहीं करती प्रोस्पेक्टस। अगर इशू करती है तो उसको अभी मैंने बताया मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना होता है, 90% है जो 120 डेज़ के अंदर। और जो एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ पेड टू इट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ शेयर्स टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन फॉर विच ही इज़ लाइबल टू पे इन कैश। डायरेक्टर्स ने जिन्होंने शेयर्स लिया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हाँ हम ये शेयर्स ले रहे हैं, उसको कैश में उसकी पेमेंट करना। और जो सेम प्रोपोजिशन है इज़ रिसीव्ड ऑन कैपिटल एंड अलॉटमेंट फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स, और वही सेम बाकी शेयर होल्डर से भी मिलना। इनके बाद ए वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स या सेक्रेटरी दैट द कंडीशन 1 and 2, यानी ये जो दोनों कंडीशन है सब्सक्रिप्शन की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की और डायरेक्टर्स की, वो दोनों ही कंप्लीट हो गई हैं और अब हम कंपनी स्थापित करने के लिए रेडी हैं। इसकी डिक्लेरेशन देना। ये जो सेम चीज़ें हैं, नोट इशूइंग विद द प्रोस्पेक्टस, जब आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं तो उसमें प्रोस्पेक्टस की जगह क्या होता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है, वो रजिस्ट्रार के पास आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए सेकंड कंडीशन सेम होती है। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों पूरी हो जाती हैं तो सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद आपको इशू कर दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। और ये होता है, ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि हाँ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक कंपनी स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है ये 3 स्टेप्स के साथ। अब आ गया हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट्स हमने बात की थी, वो है हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप कंपनी स्थापित नहीं कर सकते। बेसिक डॉक्यूमेंट बोला गया है इसको। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी के राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं और इसके अंदर 6 क्लोजेज होते हैं। NSO LCA, NSO मतलब नेम क्लोज, कंपनी किस नाम से स्थापित की जाएगी, सिचुएशन क्लोज कहाँ से स्थापित की जाएगी, ऑब्जेक्ट क्लोज क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, मेन ऑब्जेक्टिव और अदर ऑब्जेक्टिव, लाइबिलिटी क्लोज उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेगी, कैपिटल क्लोज कैपिटल्स कितनी होंगी, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या सब्सक्रिप्शन रहेगा और उसके मेंबर्स का के बारे में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन,
अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और जो असिस्टिंग डॉक्यूमेंट है किसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो बताया गया है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसके रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए आपको क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। और ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि ये कंपनी के अंदर के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। अब जनरली जो टेबल एफ़ है उसको मेनली कंसीडर किया जाता है एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के रूप में। ये देखना कि टेबल एफ़ को कंसीडर किया जाता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के रूप में, उसको फॉलो करते हुए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड मेन डॉक्यूमेंट है हमारा, प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करते तो उसकी जगह स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, वो प्रेजेंट किया जाता है रजिस्ट्रार के पास। ये क्या होता है, इसके अंदर कंपनी की सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या कितने शेयर इशू कर रही है, किसको इशू कर रही है, उसके मेंबर्स कौन है, ये सब इनवाइट करती है इसमें पब्लिक को कि आप आप अप्लाई कीजिए हमारे शेयर्स को लेने के।